टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में, जो लगातार आप पूछ रहे हैं। दूसरा शेयर है इरेडा। इरेडा के बारे में भी आप लगातार पूछ रहे हैं, हम क्या करें, क्यों शेयर दोनों के दोनों लगातार गिर रहे हैं। दोनों के ही जवाब में देने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आपसे क्या गलती हुई है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया, आपने बोला इसकी एनालिसिस कर दीजिए, मैंने एनालिसिस कर दी। आपने बोला कि आपने ये नहीं बोला कि खरीद लो इस शेयर को। उसके बाद निगेटिव कमेंट की एक मतलब कि कंटिन्यू आप लगातार निगेटिव कमेंट कर रहे थे कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ के बाद इसने तेजी 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 दिखाई और ये शेयर आसमान छूता हुआ चला गया। ठीक है, देखिए कुछ समय के लिए अगर कोई शेयर आसमान छू जाए, अगर उस रैली के अंदर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो बाद में आप पूरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं, और होते भी हैं ज़्यादातर लोग। देखिए यही हुआ कि एक रैली बनी, ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट किया ठीक है, जिसने नहीं किया वो सिर्फ इसी वजह से रह गया कि हाँ ये तो शेयर था, बढ़िया शेयर था, जियो का शेयर है भाई, जियो फाइनेंशियल बढ़िया कंपनी है, पैसा आने वाले टाइम में बन जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये क्या हुआ है, डीमर्ज हुआ है किससे, रिलायंस इंडस्ट्री से। डीमर्ज होने के बाद होता क्या है कि बड़े बड़े डीआईज एफआईज होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उनके पास भी शेयर रहता है। वो देखते हैं कि फ्यूचर कैसा है कंपनी का, कहीं महंगी तो नहीं है। अगर महंगी मिलेगी तो वो उसके अंदर टिकेंगे नहीं, उसको बेच के निकल जाएंगे। हाँ, उनकी एक चालाकी रहती है कि वो सस्ते दाम पे नहीं बेचेंगे, महंगे दाम पर बेचेंगे। अगर किसी ने नीचे की साइड में खरीदा है या उसके पास पहले से ही होल्डिंग है, क्या वो सारा माल एक ही पॉइंट पे बेच सकता था? नहीं, वो धीरे 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 करके हर गिरावट पे धीरे धीरे करके बेच रहा है, हर गिरावट पे धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये शेयर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग महंगा था। क्या था? महंगा था उस समय। तो मैंने आपसे एक ही बात बोली कि इस शेयर से आप थोड़ा सा दूर रहें, इस शेयर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मन नहीं मान रहा है तो कम शेयर से इसके अंदर काम कर सकते हैं आप। किससे कर सकते हैं? कम शेयर से। देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप देखने के बाद मैंने बोल दिया मार्केट कैप के साथ में प्राइस को देखता हूँ, मार्केट कैप के साथ में प्राइस की कैलकुलेशन करता हूँ, और उसके बाद देखिए आपका पैसा जो बनेगा प्राइस के अकॉर्डिंग पैसा बनेगा। साथ में आपको मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा। मार्केट कैप ज़्यादा है तो प्राइस बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। मार्केट कैप किसी वजह से ज़्यादा है, शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो गई है, तो आपका वहाँ पर पैसा बन सकता है अगर कंपनी के अंदर जान है। मार्केट कैप ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर कोई काम ही नहीं करेगा, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के अंदर कोई काम ही नहीं करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कोई काम ही नहीं करेगा। जिनके बड़े बड़े मार्केट कैप है उनके अंदर काम करने का एक ही तरीका है कि बड़ी गिरावट पे उनको खरीदे। बड़ी गिरावट का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, 10 से 15% गिरावट देख ली, ट्रेंड ऊपर का ही है तो 5-6% की भी देख लो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो मार्केट कैप कितना है इस समय? 1.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 96 का है। ठीक है, तो ये उस समय बड़ा महंगा शेयर था जब ये ऊपर की साइड में भागता हुआ जा रहा था। तो आईपीओ के समय ही ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था कि इतना पैसा बना के देगा, लेकिन फिर भी इसने पैसा बना के लोगों को दे दिया है। लेकिन देने के बाद सारे लोग इसके अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं। पहला तो एक कारण यही हो गया, ठीक है, जो कि मेन कारण। उसके बाद ज़्यादातर कंपनियों के अंदर पिछले 2 महीने से अक्टूबर के बाद से गिरावट ही है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वो अक्टूबर के बाद से ही देखने को मिल रही है। दिसंबर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अक्टूबर देखिए, ठीक है, सितंबर अक्टूबर देखिए, अक्टूबर के बाद गिरावट, थोड़ा सा संभला शेयर ऊपर की तरफ गया, फिर गिरावट शुरू हो गई। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि कंपनी के अंदर 2 वजह से कारण से गिरावट हुई है कि एक तो एफआईडीआईज लगातार एफआईज माल बेच रहे हैं। आपने देखा अलग अलग कंपनियों के अंदर ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव था, और ज़्यादातर केस के अंदर यही हुआ है ज़्यादातर कंपनियों के अंदर कि शेयर यहाँ थे वो ऊपर भाग गए। कोई बात नहीं, शेयर यहाँ था ऊपर की साइड में भाग गया, लेकिन उसका मार्केट कैप ठीक होना चाहिए। अगर वो भाग गया, गिर जाएगा, एक दिन खरीदारी करने का दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ही 250 रुपये के आसपास ही थोड़ा सा महंगा हो, तो जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आकर पहुँच गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो
जल्दीबाजी करोगे तो यही होगा, गिरने का भी तरीका देखिए, ठीक है। हर गिरावट पे थोड़ी सी तेजी, हर गिरावट पे थोड़ी सी तेजी, हर गिरावट पे थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी तेजी, सारे ट्रैप हो जाते हैं इस गिरावट पे। चलो अब संभलेगा, अब ऊपर भागेगा, अब ऊपर भागेगा, ठीक है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वैल्यूएशन को लेके आपको समझना होगा सारी चीज़ों को। चलिए कंपनी के एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 414 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 418 करोड़, 418, 694 करोड़, उसके बाद 438 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात थी, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से अब ऊपर की तरफ अगर रेवेन्यू के अंदर जंप, मतलब एक चीज़ होती है कि अगर शेयर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग ऊपर है, तो फिर एक चीज़ ही उसको बचा सकती है, वो क्या है कि उस कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। वो तो देखिए कितना हो गया, 414 से अब 438 हो गया, वहीं पहुंच गया जहाँ के आसपास था, ठीक है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो टिकी नहीं है। टिकने ना टिकने के कारण ही आज यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट देखेंगे 295 करोड़ का, उससे पहले 689 था, उससे पहले 313, 311, 294, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो 300, 350 या फिर 330 से 320 के करीबन भी अगर आता तब भी यहाँ पर एक जेन्युइन रहता, तो शायद यहाँ पर एक अच्छी बात होती कि यहाँ से और बड़ी गिरावट नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर संभावना की और भी गिरावट हो सकती है। चलिए दोस्तों, सेम कहानी इरेडा की भी है, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है, इरेडा का मार्केट कैप 2 लाख 3 लाख करोड़ का नहीं है। कितना है? 52,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे इरेडा की अगर बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि 30 रुपये का भाव इस कंपनी का होता था, सीधा सीधा 300 रुपये इसने मारा, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मार दिया तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर जिसने पैसा बना के दे दिया है तो उसके पीछे क्यों पड़ना? अब तो फिर उसके अंदर आपको गिरावट देखनी है। जी मैंने तो 350 पे खरीद लिया, मैंने तो 300 पे ही खरीदा था क्योंकि भाग रहा था। वही बता रहा हूँ ना आपको कि 30 रुपये की जिसकी जर्नी चलते चलते आईपीओ का भाव 30 रुपये क्यों रखा गया? सोचिए। बहुत सारी कंपनियों का आप कहेंगे कि छोटा क्यों रखा जाता है, कोई बड़ा क्यों रखा गया, पेटीएम का 2,000 क्यों रखा गया? मैं वही बता रहा हूँ आपको। किसी का कम रखा गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर पैसा बन जाएगा आपका। किसी का ज़्यादा रखा गया है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ज़्यादातर लोगों को नुकसान के साथ ही निकलना पड़ेगा अगर उस कंपनी की ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें कब सीखोगे आप? ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको। किसी शेयर के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं ह्यूज क्वांटिटी से, क्यों? क्या चीज़ देख लिया आपने? बहुत सस्ता है क्या? प्राइस या मार्केट कैप? कंपनी छोटी बड़ी मार्केट कैप से डिसाइड करनी है आपको, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं करना है। इसको देख के अगर आप कहेंगे कि छोटी बड़ी कंपनी है, गलती हो जाएगी आपसे, आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया का प्राइस देखिए कितने का है, 14-15 रुपये का, ठीक है। उसको सॉरी अब तो 7-8 रुपये का हो गया, तो उसका मार्केट कैप देख लीजिएगा, इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिएगा, तो आप कहेंगे यही कंपनी बड़ी है क्योंकि इसका 194 रुपये का भाव है। देखिए कहीं ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया इससे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मार्केट कैप 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 52,000 का, ठीक है। मैं वोडाफोन आइडिया का भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओवरऑल मिला के 30 रुपये का भाव था, तेज़ी दिखाई, ज़बरदस्त भागा, तो अभी रुकना चाहिए था, लोग नहीं रुके, तो फाइनली आपके सामने रिजल्ट्स है, देख सकते हैं आप कि तेज़ी 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 बनी। उसके बाद देखिए धीरे 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 करके शेयर अपने सही प्राइस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मतलब नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं है, मतलब है शेयर का भाव कहाँ पर है, ठीक है। तो ट्रेंड निगेटिव, शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, रिजल्ट आपके सामने। बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर देख लीजिए 1,253 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,391 करोड़ का, उसके बाद 1,510 करोड़, उसके बाद 1,630 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,698 करोड़ का रेवेन्यू। आप देख रहे हैं लगातार ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। चलिए और क्या क्या चीज़ें देखने को आपको यहाँ पर मिल रही है, प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट भी बड़ा ही शानदार ऊपर की साइड में भाग रहा है, 336 करोड़, उसके बाद 337, 384, 388 करोड़, उसके बाद 425 करोड़। सब कुछ परफॉर्मेंस है, लेकिन एनपीए के अंदर थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल गई जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब मार्केट में जो फंसा हुआ पैसा आसानी से नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है, ठीक
ठीक है, कम हो सकता है आने वाले टाइम में। वैसे भी बात करें तो प्रोविजनिंग घटाई गई है, ठीक है, तो प्रोविजनिंग घटाने की वजह से और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर किसकी तेजी बनी है, एनपीए के अंदर तेजी बननी नहीं चाहिए, एनपीए घटना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो ओवरऑल मिला के ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, देख लीजिए आप। और साथ ही अगर देखें तो एक चीज़ मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ इरेडा की, जो कि अच्छी चीज़ है कि 2015 के अंदर 272 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 250 करोड़ सॉरी नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 250 करोड़, 215, 346 करोड़। उसके बाद देखेंगे 634 करोड़ का, 865 करोड़। उसके बाद 1252 करोड़। अभी देखिए 1534 करोड़ हो गया। अभी एक क्वार्टर और इसके अंदर जुड़ना बाकी रह गया, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के क्या है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट कैप भी थोड़ा सा कम ही है देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा भागा आईपीओ के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करके देखें तो। जी, सारी चीज़ें तो ऊपर की साइड में भाग रही हैं, फिर क्या कैलकुलेशन करनी है, आगे भाग सकता है। देखिए मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन आपकी ठीक बैठ रही हैं, किसी वजह से आगे प्रॉफिट कम हो गया तो जी, नहीं हुआ तो फिर भी गिरने दें शेयर को। देखिए जीत किसकी हुई होगी, उसी की कि जिसने देखा कि बड़ी तेजी बन गई, अब मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूँ। अभी आपको लगता है कि हाँ यहाँ से बड़ी देखिए कहा कुछ नहीं जा सकता, हो सकता है यहाँ से 300 रुपये पहुँच जाए फिर दोबारा, लेकिन भागेगा नहीं भागेगा उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमारी बात क्या होनी चाहिए कि हमने रूल को फॉलो किया या नहीं किया, कि शेयर के अंदर गिरावट थी या शेयर के अंदर तेजी थी, हमने वेट किया, इंतजार किया और उसके बाद खरीदा। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जो मैं आपको समझाता रहता हूँ कि ह्यूज क्वांटिटी कभी मत मारिए। आपको एक ही चीज़ दर्द देगी, वो गिरावट। लेकिन गिरावट ही अगर आपका लक्ष्य बन जाए कि मुझे गिरावट ही चाहिए किसी शेयर के अंदर, तो फिर सारी प्रॉब्लम ही आपकी रिजॉल्व होने वाली है। गिरावट कब चाहिए आपको, जब आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने के लिए तैयार हों, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेंगे आपका एवरेज प्राइस भी नीचे की तरफ खिसक जाएगा, बस स्टॉक मार्केट खत्म है। आपके माइंड में खलबली नहीं मचनी चाहिए, बस एक चीज़ रहना चाहिए कि हाँ एक बढ़िया कंपनी है, मैंने इसको आज खरीदा है, मैं चाहता हूँ कि ये गिर जाए, क्योंकि मैं सैलरी बेस इंसान हूँ, थोड़ी सी गिरावट होगी तो मुझे खरीदने का मौका मिलेगा। बस अपने दिमाग को इस तरह से सेटअप कीजिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें बीच में न्यूज़, Q3 के रिजल्ट, Q2 के रिजल्ट, एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बीच में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल आपको गिरावट अच्छी तरीके से किसी कंपनी के अंदर देखनी है और उसके फंडामेंटल सही से चेक करने हैं और अनुमान लगाने की कोशिश करनी है कि ये कंपनी का बिजनेस आगे टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।